हवा वाकई बदल रही है और ये हवा कोई और नहीं बल्कि हमारे देश का जनजी बदल रहा है। मीडिया के मंचों तक पहुंचकर सत्तापक्ष के नुमाइंदों से ऐसे ऐसे सवाल दागे युवाओं ने कि प्रवक्ता महोदय के पसीने छूटने लगे। एक छोटा सा नमूना देखिए फिर आपको पूरी पिक्चर दिखाते हैं। मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी से है। पूरे भारत को इस बात का कष्ट है कि जिस भारत और यूएसए की डील की जानकारी हमारी भारत सरकार के द्वारा होनी चाहिए थी, उस डील की जानकारी अमेरिका से हो रही है। मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी से है कि भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील है इसके दस्तावेजों को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। मेरा सवाल पक्ष की तरफ है कि जो पुतिन जी के साथ हमारी मित्रता की बात की जाती थी, उसकी सशक्तिकरण की बात की जाती थी, तो हमारी सरकार क्या करने वाली है? क्या सच में जो ट्रंप ने हमें क्लेम किया है कि वो वेनेजुएला से लेंगे ऑयल, वो क्या हम लेंगे या फिर हम जो रशियन रिलेशनशिप पर आपका सवाल? जब इस यूएस इंडिया ट्रेड डील की टर्म्स एंड कंडीशन से आज तक पब्लिक नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं ये भारत के हित में है या फिर बस इस डील को देश के ऊपर बचाया जा रहा है? ट्रेड डील से क्या डेयरी सेक्टर पर क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? सर, ये जो बार बार ये फ्लक्चुएट हो रहा है टैरिफ में, ये इंडियन इकोनॉमी को हर्ट नहीं कर रहा। और अगर कर रहे हैं, अगर हमने ट्रेड फाइल कर दी इनके साथ, हम कर रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा ये वन साइडेड एग्रीमेंट है? देखा आपने, युवा हर एक बिंदुओं को बारीकी से समझ रहा है, वो चाहे दूसरे देशों से डील का मामला हो या फिर इंटरनेशनल रिलेशन, वो उसको समझ भी पा रहा है और उसके मन में जो सवाल उठ रहे हैं वो सीधे सत्तापक्ष के लोगों से पूछ भी रहा है बिना किसी डर बेझिझक। और ये तो शुरुआत भर थी। कुछ और उदाहरण दिखाता हूं आपको जहां युवा पूरी गर्मजोशी के साथ अपने सवालों से जिम्मेदार लोगों की खटिया खड़ी कर रहा है। कब्र खोदने की बात चल रही है। मैं कहता हूं आप शाहजहां की भी खोद दीजिए, अकबर भी खोद दीजिए। अगर उसके खोदने के बाद इन लोगों को अगर बैंक और रेलवे में नौकरी मिल जाती है तो खोल दीजिए, हम खोदेंगे, हम जेसीबी खोदेंगे। मैं कहता हूं मैं अभी छात्र हूं, लेकिन आज कब्र खोदने की बात चलती है। मैं भी राम भक्त हूं, मैं भी राम को बहुत मानता हूं, राम को पूछता हूं, लेकिन जहां जहां राम आए आप सर क्यों हार गए? तो हमको भी लगा था 400 पार हो जाएगी, हमें मानते हैं, हम भी अयोध्या जब से मंदिर बना है तब से 4 बार अयोध्या जा चुके हैं, दर्शन किए हैं। लेकिन सर जब प्रजा ही दुख से परेशान है, जब प्रजा ही दुखी है, तो कहां का रामराज भाई? देखा आपने, युवा हर उस एजेंडे को भी समझ रहा है जो उनके जरूरी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए हथकंडे अपनाए जाते हैं। वो चाहे हिंदू मुसलमान हो या फिर बाबर औरंगजेब, वो इन सबसे ऊपर उठकर अपनी नौकरी की बात कर रहा है, सवाल पूछ रहा है, पार्टियों के बहकावे में आकर अपने मुद्दों से भटक नहीं रहा है। और अच्छी बात यह है वो चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो या फिर पेपर लीक का, सबकी बारीकियों को समझते हुए तीखे सवाल दाग रहा है। मेरा सवाल बीजेपी से है, खासकर कि जब नीट की परीक्षा में चीटिंग आई तो तब के हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने इसको नकार दिया। फिर जब ये स्कैम पता चला तो उन्हें जब ये आश्वासन मिला कि हाँ चीटिंग हुई, तब उन्होंने संसद में खड़े होकर इस बात को बोला कि हाँ हमसे गलती हुई है। तो एजुकेशन के मामले में आपने कितने IITs बना दिए? उसके बाद जिस जगह पे ये डिबेट हो रही है नोएडा, जिसकी नींव खुद कांग्रेस के समय पे रखी गई राजीव गांधी द्वारा, आपने उसके अलावा कैसे ऐसे हब खोल दिए? जब आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो फिर उसके बाद ऐसा क्यों हो रहा है कि जो ब्रिज बनाए जा रहे हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? फिर इसका भी तो कोई रीजन होना चाहिए ना। या फिर आप अच्छे से उसमें फंड नहीं लगा रहे हैं, या लगा रहे हैं तो फिर करप्शन हो रहा है। तो ये चीज भी एक मुद्दा है जिसमें यूपी में बुलडोजर से और अब राफेल तक और ब्रह्मोस तक पहुंच गया। लेकिन सवाल ये है कि यूपी में फिलहाल बीते कुछ सालों में जितने भी पेपर हुए वो सारे कैंसिल हो गए, तो इस पे कानूनी व्यवस्था यूपी की। सुना आपने, इनको सुनकर इतना तो साफ कहा जा सकता है कि अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसी चीजों पर पूरी तरीके से पानी फेर रहे हैं। ये फॉरवर्ड मैसेज वाले तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मामलों की तह तक जाकर सवाल पूछने की हिम्मत दिखा रहे हैं। हालांकि इसी बीच युवाओं की तरफ से कुछ ऐसे सवाल भी सुनने को मिले जिसे सुनकर प्रवक्ताओं के हाथ पांव फूलने लगे। अच्छा सफेद ना ही करूंगा कोई झूठ और फरेब। सुबह एक जज अहमदाबाद के ऑर्डर पास करते हैं अदानी जी के खिलाफ, शाम को ही उनका हो जाता है ट्रांसफर। इस पे मुझे बीजेपी का एक सिंपल सा आंसर चाहिए कि ऐसा क्यों? सर आपसे बहुत जुनून मुद्दा, 4 दिन की बात है, प्रधानमंत्री के क्षेत्र बनारस की जो घटना है। आपको बिहार की बेटियां तो दिखती हैं, यूपी की भी बेटियों को देखिए। एक लड़की के साथ 23 लोगों ने बलात्कार किया 8 दिन तक लगातार, उस पर कोई नहीं प्रश्न उठता, रूह कांप जाते हैं ऐसे प्रश्न देखते। यानी युवा पार्टी के एजेंडे को भी अब भली भांति समझने लगा है। हालांकि 100% तो नहीं है, लेकिन जितने भी लोग हैं अपने मुद्दों को समझ रहे हैं, ब्रेन वॉश या किसी बहकावे में नहीं आ रहे हैं, और इसकी एक झलक जरूर दिखने लगी है। और आने वाले समय में यही एक झलक पूरी तस्वीर बनकर उभरेगी, क्योंकि एजेंजी राजनीति से लेकर वैश्विक रिश्तों तक की बारीकियों को बखूबी समझ रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन पर बात कर रहा है, सवाल पूछ रहा है। स्पोक्स पर्सन इस बात की ग्रेविटी को नहीं समझ रहे कि ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा तो कितना बड़ा वो बहुत ज्यादा वर्ल्ड के लिए डिस्ट्रॉइंग इफेक्ट होगा, क्योंकि उसके जितनी प्रॉक्सी जो टेस्ट ग्रुप्स है अगर वो उनको न्यूक्लियर वेपन दे देगा तो बहुत ज्यादा तबाही मचेगी। दूसरी बात मैं ये नहीं बोलूंगा कि सर एक मिनट, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मॉरली क्या राइट है क्या रॉन्ग है। मैं इंडिया की तरफ से बात करूंगा, हमारे बेनिफिट में ये होगा कि वहां रेजिम चेंज हो, उनके ऊपर से सैंक्शंस हटे, और जैसे इधर सेक्युलर रेजिम आएगी तो हमारा ट्रेड उनके साथ आसान होगा। वो ऑयल अपना इंडिया से वैसे भी उनका सी बॉर्डर पास पड़ता है तो हमें ऑयल वैसे भी सस्ते में मिल पाएगा और इंडिया में ही ऑयल प्राइस फिर कम होंगे। हम देखिए ईरान से सब ऑयल हम खरीद रहे थे, ये अमेरिका के प्रेशर में आके हमने रोका है। ईरान की रजीम ने ऑयल को नहीं रोका है, अमेरिकन प्रेशर में आके हमने खुद अपने उस ऑयल इंपोर्ट को खत्म किया है। मैं कहता हूं जब तक अमेरिका की गुंडागर्दी, अमेरिका की सुपरमेसी रहेगी, हम जैसे देशों को, दूसरे देशों को वो गुलाम बनाता रहेगा। अमेरिका की सुपरमेसी खत्म होना जरूरी है। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि नेता चुनना हो तो जनता, और अगर इस देश के आपसी मामले में जनता क्यों पिसती है? जनता की क्या गलती है? बिल्कुल जनता को नहीं पिसना चाहिए। विरोध ना करे जनता, अगर नहीं विरोध कर रही है, उनके विरोध को सुना जा रहा है।
सर 1965 और 1971 में ईरान ने मिलिट्री एड्स प्रोवाइड किए थे पाकिस्तान को। 1990 से वो हमास को एम्यूनेशंस प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से 2023 में उन लोगों ने हमला भी किया मैसाकर के पैलेस्टीन में। बट द थिंग इज, अगर वो हमला कर रहा है ओपनली ऑन इजराइल लाइक पाकिस्तान इज डूइंग इंडिया, देन इजंट इट अ टेररिस्ट नेशन? जैसा कि सर कह रहे थे कि भारत जो है अभी न्यूट्रल स्टैंड रखता है, परंतु एक मेरा एक सवाल है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि पीओजेके में जो हमास के लीडर्स हैं वो भारत के खिलाफ जहल फैलाते हुए पाए गए थे। 5 फरवरी 2025 को एक क्लिप आई थी जिसमें कि हमास के लीडर पीओके में भारतीय सेना और भारतीय सरकार के खिलाफ जहर घोल रहे थे। परंतु दूसरी तरफ जो ईरान के जो रेजिम है जो अभी, वो भारत के सपोर्ट में, और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ट्रम्प टैरिफ के खिलाफ उन्होंने भारत का काफ़ी समर्थन करा है, और दूसरी ही ओर भारत का वहाँ पे एक स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट चल रहा है चाबहार में। तो मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा एक सवाल, जैसा कि आपने देखा कि हमारे सरकार का स्टैंड क्या रहना चाहिए, और हम जो स्ट्रैटेजिक जो ठीक है, बिल्कुल सही सवाल है आपका। हमास के साथ अगर स्ट्रेटेजिक अलायंस आतंकी कर रहे हैं पीओके में, तो हम जान बचाएं अपनी या पोर्ट बचाएं? मेरा सवाल जैदी साहब से है कि जहां पर जो हिजबुल्लाह है, जहां जिसका सपोर्ट हमास को जाता है, आखिरकार वहां पर राज्य के द्वारा प्रायोजित है इस्लामिक जिहाद का पूरा कॉन्सेप्ट है, उसको सपोर्ट करने की जरूरत हमें क्यों है? सुना आपने, वैश्विक संबंधों पर भी आज का युवा बहस करने की हिम्मत दिखा रहा है, उसको समझ रहा है, और ये हमारे देश हित के लिए और लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि आज के माहौल में वाकई जिस तरीके से मंदिर मस्जिद करके उनके जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाया जाता है, फेक खबरों के जरिए नैरेटिव चलाया जाता है,